अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। काकुल कैंप के इख्तिताम के फ़ौरन बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने ईद काफ़ी जोश व जज्बे के साथ मनाई, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारा। तो अब पाकिस्तानी खिलाड़ी इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की भी टीम रावलपिंडी पहुंच चुकी है और आज बाकायदा ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ होना था, लेकिन बारिश के पेश नज़र पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग सेशन जो है मंसूब कर दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिफारशी बुनियादों पर तैनात होने वाले मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नए आने वाले चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने यह भी जो है बेड़ा उठाया कि सियासी तैनातियों के खिलाफ भी वो एक्शन लेंगे। इसके अलावा मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक जो है इल्ज़ाम का एतराफ़ किया है नासिर जमशेद ने, और उन्होंने जो है अपनी बेटी के साथ वीडियो भी जारी कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या कुछ होने वाला है, एक कमेटी को भी जो है ख़त्म कर दिया गया है जो मिसबाह उल हक की सरबराही में काम करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कई अरसे से गैर फाल थी, उसको अभी ख़ात्मा हुआ है। और शाहीन शाह अफरीदी क्या पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो T20 सीरीज़ खेली जाएगी उसके कितने मैचेस खेलेंगे, दीगर खिलाड़ियों का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, ये वो तमाम सवालात इस वक्त क्रिकेट के हलकों में उठ रहे हैं। इन तमाम तर सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, बिलखुसूस पाक सरजमीन जो है हमारी, इसमें अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। इनके वालिद साहब के हवाले से बात कीजिए, अपने वक्त के शानदार अदाकारों में शुमार किए जाते थे जनाब मोहम्मद हनीफ आज़ाद साहब, और इनके हवाले से भी बात की जाए तो वो ना सिर्फ एक शानदार अदाकार थे, इसके अलावा अगर बात करें हम तो कायद आज़म साहब के जो हैं गार्ड भी रहे, ड्राइवर भी रहे, और इसके साथ साथ इनकी लाजवाल जो है खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। और जब पाकिस्तान टीम की इन्होंने नुमाइंदगी की तो ये पाकिस्तान के उन अजीम तरीन खिलाड़ियों में थे जिन्होंने डोमेस्टिक में भी रनों के अंबार लगाए। जनाब सईद आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से काफ़ी तजर्बेकार, काफ़ी शानदार गुफ्तगू करने वाले, काफ़ी शानदार अंदाज से लब कुशाई का ना सिर्फ फ़न जानते हैं, एक्सपीरियंस के हवाले से भी काफ़ी तजर्बा रखते हैं, बिलखुसूस कोचिंग के मुतालिक जो है कई डिग्रियाँ इन्होंने हासिल की हैं। जनाब अब्दुल रऊफ़ खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रऊफ़ खान साहब, मैं आपसे इस हवाले से सवाल करता हूँ। काफ़ी देर के बाद हमने देखा कि नासिर जमशेद ने जो है अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया, और उन्होंने कहा भी कि जो उन्होंने माजी में गलती की है उसका वो एतराफ़ करते हैं, और मुस्तकबिल में जो टैलेंट है अपनी बेटी में वो देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो प्रोसेस को जारी रखें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको तो हमेशा से एक सख्त मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इसी तरह के खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, जो उसूल परस्त खिलाड़ी होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। जी, अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मुझे शुरू के जो पार्ट था उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी जी, मैं कह रहा हूँ क्या समझते हैं, आपका भी एक मौक़िफ़ रहा है, नासिर जमशेद की जानिब से माजरत की गई, उन्होंने अपनी गलती पे माजरत भी की, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि नासिर ने जो माजरत की है ये माजरत दुरुस्त वक्त पे की है या फिर काफ़ी टाइम ले लिया उन्होंने माजरत करने के लिए, जो मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक उन पर जो इल्ज़ामात थे? देखिए, अब इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपने रोड मैप बाकियों के लिए सेट किया वो नासिर जमशेद पे भी लागू होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो आपके लोग मैच फिक्सिंग में या करप्शन में पकड़े गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक इजी एक्सेस दिया और सबको सब दोबारा उनको चांसेस वगैरह दिए गए। उनकी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट की गई और उनको दोबारा किसी न किसी वजह से भी बहाल किया गया और पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा बना दिया गया। तो अब आप नासिर जमशेद को किस बेस पर रोक सकते हैं? मेरा ख्याल है कि कोई इनके पास मॉरल वैल्यूज नहीं है जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है, तो अब मेरा ख्याल है कि उसको भी तुरंत इनको इजाजत देनी पड़ेगी। इसलिए मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि अगर आपका कोई टैलेंटेड प्लेयर है या किसी ने कोई क्रिकेट करप्शन में इन्वॉल्व रहा तो उसको सख्ती से उसके लिए दरवाजे बंद करने चाहिए थे, मगर कोई ये एग्जाम्पल सेट कर नहीं सके और ना ही एग्जाम्पलरी पनिशमेंट किसी को दे सके, तो अब आगे मेरा ख्याल है कि सबके लिए रास्ता खुला। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। सर तवक्कुफ कीजिएगा, सईद आज़ाद साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सईद आज़ाद साहब क्या कहेंगे? आपका भी इससे मुताल्लिक खड़ा मौक़िफ़ रहा है, हमेशा से आप भी इससे मुताल्लिक जो है गुफ्तगू करते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ताबिश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने बुलाया, मुझे बात की, मुझसे बात कर रहे हैं। एक तो ये कि दूसरी चीज़ ये कि रऊफ़, ईद मुबारक आपको, रऊफ़ को मेरा सलाम कह दें। ठीक है। और
दूसरी चीज ये कि बताऊं आपको थोड़ा सा, आप जब किसी को लाइन में लेते हैं तो ये रऊफ के बारे में बता दूं कि आपने इतना अच्छे प्लेयर को लिया है, इतने पॉजिटिव इंसान को आपने लाइन में लिया है जी कि मैं थोड़ी सी इसकी बात नहीं करूंगा तो फिर प्रोग्राम शुरू होने में मजा नहीं आएगा। रऊफ मेरे साथ खेला हुआ है और रऊफ को मैं आपको बताऊं, इस दौर में अगर रऊफ खेल रहा होता तो कम से कम 50 टेस्ट को खेला हुआ होता, जो कि आजकल के क्रिकेटर जो फास्ट बॉलर खेल के चले गए 50 टेस्ट, तो मैं गारंटी देता हूं कि रऊफ, मैं अभी भी नाम ले सकता हूं उन प्लेयरों का जो प्लेयर 50 टेस्ट खेल गए फास्ट बॉलर, और उनमें क्वालिटी नहीं थी। ये बोर्ड की कमजोरी समझे क्या समझे, मगर यह है कि रऊफ इतना पाकिस्तान का बहुत अच्छा बॉलर था, डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत अच्छा बॉलर था। मुझे इसके बारे में, और इसको मैंने खेला भी है, और इसकी पर्सनैलिटी भी फास्ट बॉलर वाली थी। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा ज्यादती की रऊफ के साथ। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी चीज में आपने क्या सवाल किया था वो मैं नासिर जमशेद से मुताल्लिक, उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद अपनी गलती का एतराफ़ किया। 10 साल की उन पर सज़ा थी, उस सज़ा का भी उन्होंने एक जानिब सामना किया है। इसके अलावा 17 माह जो है कैद भी उन्होंने, कैदोबंद भी उन्होंने देखी। तो क्या समझते हैं ये तमाम तर चीजें? नासिर जमशेद के बारे में बता दूं, नासिर जमशेद नेशनल बैंक की पैदावार है जी, और स्पेशली मैं कहता हूं कि मेरी पैदावार है। मैं टनोर में कोच रहा हूँ नेशनल बैंक का। नासिर जमशेद मेरी कप्तान भी था जब मैं कोच था, उससे पहले भी नेशनल बैंक में। ये तीनों बच्चे ये सलमान बट भी, कामरान अकमल और ये अपने आसिफ वगैरह नेशनल बैंक के ही प्लेयर थे। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखें, ये बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत सीधे बच्चे थे, बहुत सिंपल बच्चे थे। मैं इन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, सलमान बट को भी मैसेज देना चाहता हूं और इसको भी, आसिफ को भी मैसेज देना चाहता हूं। पहली चीज ये बताए कि इनको लगाया किसने था, इनको इस फील्ड में लेके कौन आया था। ये कब तक माफिया मांगते रहेंगे, कब तक सजाएं काटते रहेंगे, ये जब तक ये नहीं पता चलेगा इनको लगाया। कि बाहर से एजेंट थोड़ी आ जाता है, बाहर से लेके थोड़ी आ जाता है, इनको कोई ना कोई लाइन देता है कि अंदर ही हमारे सीनियर प्लेयर ही लाइन देते हैं। अच्छा। जब उनकी हाथ से डोर निकल जाती है इनको फंसा देते। ये सलमान बट वगैरह के साथ क्या हुआ है, सलमान बट के साथ, मगर इन्होंने अगर सिस्टम सही करना है और सजा मानी है, वाकई दिल से माफी मांगी है, गलती हुई है, तो उन लोगों को भी बीच में कटहरे में लाएं जो लोग इस क्रिकेट के सर्कल में रह के ये काम यंगस्टर से, बच्चों से करवाते हैं। और नासिर जमशेद 12 लिए के किया था तो उसने अब कर लिया। हमारे यहाँ तो कोई किसी किस्म की बोर्ड की ना कानून है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई सिस्टम मुझे समझ में आता है। आप किसी को इजाजत दे दिए तो खेलने का, किसी को इजाजत नहीं देते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे आज तक याद है कामरान अकमल के ऊपर बैन लगा हुआ था, इकबाल कासिम चीफ सिलेक्टर थे और उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने बैन हटवा दिया। क्यों हटवा दिया भाई बैन, उनकी क्यों बात मान ली, क्यों ऐसी पॉलिसी बनाई है कि कोई बड़ा ऊपर आदमी आके बैन हटवा दे। भाई चोरी है, मुल्क को बेचना है। एक अभी रऊफ ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान को, पीसीबी को चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाए कि सबके लिए एक बराबर हो। तो बात ये कि नासिर जमशेद की गर्दन छोटी थी, वो हाथ में आ गई, और दूसरे जो दूसरे थे, जिसे उसमें जस्टिस कयूम के केस में जिसकी गर्दन छोटी थी वो हाथ में आ गई, अता रहमान हाथ में आ गया, फला हाथ में आ गया, जिनकी गर्दनें थी वो अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, और वही हरकतें कर रहे हैं जो जिस केस में उनको बैन किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम सवाल ये सामने आ रहा है इस वक्त, कप्तानी से मुताल्लिक जो चीमा गोइयाँ थी वो तो दम तोड़ गई जब बाबर आजम को एक बार फिर से सईद आज़ाद कप्तान बनाया गया। अब क्या समझते हैं आप, वो जैसे ही कप्तान बने तो अब ऐसा तासुर सामने आ रहा है कि वो फ्रंट से लीड करेंगे पाकिस्तान टीम को। शाहीन शाह अफरीदी को आगाज़ के 2 मैचेस वो नहीं खिलाने चाह रहे हैं। दीगर खिलाड़ियों से मुतालिक भी उनसे मुतालिक तफसीलात सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त सेकंड डाउन पर बैटिंग करेंगे। तो ये जो खबरें, इन खबरों में कितनी हद तक आप सदाकत देखते हैं, और ड्रेसिंग रूम का माहौल माजी से पहले बेहतर हुआ या फिर मजीद और ख़राब से ख़राबतर होता हुआ जा रहा है? देखें, मैं ताबिश आपको एक दो बातें और क्लियर कर दूं कि सबसे पहली चीज तो है कि बाबर आजम प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, मैं उसकी क्रिकेटिंग पे बात ही नहीं कर सकता, मगर आप अप्रोच पे बात कर सकते हैं, ठीक है, आप उसकी नीयत पे बात कर सकते हैं। बाबर आजम को पहली चीज तो कि ये सोचना चाहिए कि जब वो कप्तान था
तो उसकी कप्तानी में मेरे ख्याल में जिन जिन प्लेयरों ने उसका साथ दिया, जो एक लॉबी बनी थी, तो उसकी वजह से ना बाबर आजम की परफॉर्मेंस ऐसी आ रही थी, ना टीम की परफॉर्मेंस ऐसी आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सईद आज़ाद साहब, माजरत के साथ तवक्कुफ कीजिएगा, इसी से मुताल्लिक मैं चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अब्दुल रऊफ साहब भी लाइन पर है। रऊफ साहब, आपने सुना है क्या कुछ कहना था सईद आज़ाद साहब का? वो भी यही कह रहे हैं कि अगर अब्दुल रऊफ साहब को मुकम्मल अपॉर्चुनिटी दी जाती उस वक्त के लोगों की जानिब से, तो 50 से ज़ायद वो भी टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेलते, कई विकटें होती उनकी भी। लेकिन दूसरी जाने वो यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है, इसको बिगाड़ने वालों को भी तो हाईलाइट करना चाहिए ना। हम बात करते हैं, आप अक्सर बात करते हैं, बिल्कुल जो है इशारे किनारों में आप गुफ्तगू नहीं करते, आप खुली बात करते हैं। तो क्या समझते हैं वो किरदार जो हर गलत काम में साथ दे रहे होते हैं खिलाड़ियों का, या फिर वो मैनेजमेंट जो खिलाड़ियों की पुष्पनाई कर रही होती है, उसके खिलाफ भी बाकायदा बोर्ड को कुछ एक्शन लेने चाहिए? जी अब्दुल रऊफ, एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे अब्दुल रऊफ साहब से, वो लाइन पर मौजूद नहीं है। सईद आज़ाद साहब, आप क्या समझते हैं? आप अपनी बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं क्या कर रहा था, कहाँ से बात करी थी? आप बात कर रहे थे बाबर आजम से मुताल्लिक, और जो उस वक्त कंट्रोवर्सी सामने आई थी खास तौर पर बाबर आजम की अगर अप्रोच पॉजिटिव होती, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती ना, तो बाबर आजम ये काम नहीं करता। उनको कहता मैंने कप्तानी नहीं कर रही, शाहीन को ही करवाएं। इसलिए कि शाहीन ने बुरी कप्तानी नहीं की। उसने अनफिट होने के बाद, इंजरी कैरी करने के बाद उसने टीम में जान मारी है। और T20 क्रिकेट ऐसी है, इसमें फड्डे नहीं होने चाहिए, इसमें टीम कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। बाबर अगर इसकी कप्तानी में खेल लेता, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी कर रहा था बगैर कप्तानी के, तो आपको इस लड़के का कॉन्फिडेंस मिलता और इस लड़के से मिलके चलते। आप शाहीन भी 100% देखें, उसको भी मजा चख गया कप्तानी का, उसको भी वो सियासत आ गई है। बाबर देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो कप्तान बनने का हकदार था T20 का। अगर शाहीन को अगर कोई बोर्ड कोच से प्रॉब्लम थी या कुछ थी, तो बाबर की परफॉर्मेंस पे या प्लेयरी पे कप्तान नहीं बनाना चाहिए था रिजवान को। जी सर, तवक्कुफ कीजिएगा। अब्दुल रऊफ साहब से भी इससे मुताल्लिक पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेता हूँ। रऊफ साहब, क्या कहेंगे बाबर आजम की कप्तानी? एक बार फिर से बाबर आजम को अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्या इस वक्त वो रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होंगे? आप समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप सर पर है, इतनी बड़े इवेंट में पाकिस्तान टीम एक अच्छी कारकर्दगी कर पाएगी बाबर आजम की कप्तानी में? अच्छा, मुझे एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, दूसरा सईद भाई को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर रहे। पता नहीं उनको आवाज आ रही है कि नहीं। जी, वो आपको सुन पा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने तारीफ की है, मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में अगर कोई इस तरह की तारीफ करता है तो वो बहुत खुद ही लायक तहसीन है। तो दूसरी, जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम का, तो मेरा ख्याल है कि जो इसको पहले कैप्टनसी दी गई थी बाबर आजम को, वो भी रॉन्ग था, क्योंकि ना तो उसको प्रिपेयर किया गया था, ना कैप्टनसी के लिए तैयार किया गया था, और ना ही उनको ये बताया गया था कि मीडिया हैंडलिंग किस तरह सिखानी है, एजुकेट किस तरह करना है, लड़कों को टीम को लेकर किस तरह चलना है, जेल किस तरह होना है, प्लान किस तरह करना है, जो मैनेजमेंट है उसके साथ फिर आगे एग्जीक्यूशन ग्राउंड में कैसे करवानी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि कैप्टन को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से आपको सिखानी होती हैं। तो इसको बगैर वो चीज़ें सिखाए हुए उन्होंने कैप्टनसी दे दी थी और फिर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया गया था। तो वो भी रॉन्ग था। फिर जिस तरीके से उनको 5-4 साल उनसे इन्वेस्ट किया गया, उसके बाद फिर उनको हटाया गया, वो भी रॉन्ग था। फिर जिस तरह शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, वो भी कम्प्लीटली रॉन्ग तरीका था। उसके बाद जिस तरह हटाया गया, वो भी रॉन्ग तरीका था। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पर खिचड़ी पकी हुई है, ना सहरा ना पाऊंगा। और ये उस वक्त होता है जब आपका क्रिकेट बोर्ड या इदारा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसमें जो लोग हो वो कॉन्फिडेंट ना हो, आपका लॉन्ग टर्म विजन ना हो, आपकी एजुकेशन ना हो, आपकी पॉलिसीज ना हो, तो फिर ये चीज़ें देखने में आती हैं कि ये बार बार की चेंजिंग देखने में आती है। फिर उसके आपका जो सिस्टम है, जो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार है, वो मजीद तबाहकुन सूरत हाल से दो चार होगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि इनको देखनी चाहिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब आखिरी सवाल आपसे भी लूँगा, इसके बाद सईद आज़ाद साहब से भी करूँगा इस चीज़ से मुतालिक। क्या देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जो सियासी बुनियादों पर लोगों को तैनात किया गया है या फिर सिफारशी बुनियाद पर जो मुलाजमीन PCB में काम कर रहे हैं उसकी अब छुट्टी कर दी जाएगी, उनकी मौजें ख़त्म कर दी जाएंगी, ऐसा मुमकिन होगा? या फिर वो इनकी तो जो है छुट्टियां करेंगे, इनको फारिग करेंगे और निगरान सेटअप में जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे उनको ही लाएंगे सियासी बुनियादों पर? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में काफ़ी अरसों से इसी तरह की बातें चल रही हैं और पाकिस्तान में जितने भी इदारे बर्बाद हैं
उनके पीछे ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और इस तरह के जो फैसले होते हैं मज़हब के किस्म के, उनकी वजह से जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है वो बर्बाद हो चुका है। तो ये चीजें ना तो ये सही हो सकती हैं। देखें आप किस तरीके से मोहसिन नकवी के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो जो लोग टीम है वो लेकर आए हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है। जो इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में वो डाले हैं उनकी क्या एजुकेशन है, क्रिकेट एजुकेशन क्या है, उनका क्या विजन है, वो किस तरह, फिर जो इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी में डाले हैं पाकिस्तान टीम की क्रिकेट की, वो किस हद तक अहल लोग हैं। अब देखें ना कि इतने बड़े बड़े यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो आपने उनको सरियन आपने सब साबित कर दिया कि जितने भी आपके पुराने या पास के टेस्ट क्रिकेटर्स हैं या फार्मर प्लेयर्स हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है 30-30 साल, उन्होंने ग्राउंड तो दिए हैं, फिर उनके पास एजुकेशन है, डिग्रीज है, फिर जो आपने ब्यूरोक्रेट्स लाए हैं उनसे ज़्यादा उनके पास एजुकेशन और डिग्रीज हैं, तो आपने उनको बाईपास करके वो दूसरी तरफ से लोग लेकर आ गए हैं। तो उन्होंने अपना पहले जो ब्यूरोक्रेसी है कौन सा ठीक काम कर दिया कि वो क्रिकेट बोर्ड को ठीक करेंगे। तो ये सिर्फ बातें चलती हैं, वो ये मेरिट जब तक नहीं आएगा आपके इदारे ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना ही उनमें कोई काम हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा की। सईद आज़ाद साहब क्या कहेंगे, ये सिफारशी निज़ाम, ये सियासी भर्तियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ख़त्म हो पाएंगी? और दूसरी जानिब उस्मान खान ने एक बड़ा इकदाम लिया है, उन्होंने यूएई की क्रिकेट को खैराबाद किया, पाकिस्तान के लिए वो अपनी जिम्मेदारियाँ देने को तैयार है। क्या समझते हो, उन्होंने ये फैसला दुरुस्त लिया? देखिए, मैं तो समझता हूँ हर क्रिकेटर को, पाकिस्तानी को ये ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और पाकिस्तान उसका एक मकसद होता है। ये तो उसने बहुत अच्छा किया और उसका ये सोचना होना ही चाहिए था कि पाकिस्तान खेलना एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर कहलाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तान कुछ भी है, हमारी सियासत कैसी भी है, मगर पाकिस्तान प्लेयर पाकिस्तानी होता है, उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट होती है जो हमारे सीनियर क्रिकेटर रिस्पेक्ट छोड़ के गए हैं। जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, अब्दुल कादिर, वो वही समझते हैं कि उसी टाइप की क्रिकेट है पाकिस्तान में। इतने बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, फिर उसमें खेलना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और ये सियासी भर्तियों पर सर क्या कहेंगे? देखा, आपने रऊफ ने बहुत अच्छी बात कर दी है कि ये बहुत मुश्किल काम है। पहले ही उनका डिसीजन इतना अजीब सा है नकवी साहब का कि जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, तो अब वो भी आगे क्या, आगे तो मेरे ख्याल में अगर वही डिसीजन लेंगे तो जो इससे भी हल्के नीचे के लोग आ जाएंगे जिनको जो इस काबिल नहीं होंगे। तो बेहतर ये है कि सभी क्रिकेटर हैं, हाँ, सही आदमी को सही जगह लगाएं और जो क्रिकेट में पीसीबी में इन्वॉल्व है उसमें कहें वर्किंग करें, पूरे चारों सूबे में बराबर की तरह वर्किंग करें, देखें क्या हो रहा है। नकवी साहब को सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्रिकेट का मेयार ग्रास रूट से लेके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे सही होगी और उसको किस तरह से हैंडल करना है। पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास का मेयार था, जो पहले था, उसको कैसे बरकरार रखना है। जो और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी पाकिस्तान की टीम में किसी अंडर-20 हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, गॉड से कि पाकिस्तान का कोई पीसीबी के इवेंट से आना चाहिए, फ्रेंचाइज की क्रिकेट से नहीं आना चाहिए। और पीएसएल की क्रिकेट से पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं हुई, खराब हुई है। माली हालत, इकोनॉमी हालत तो मुझे नहीं पता, मगर जो याद रखो, जो बिजनेसमैन जिस चीज में आया हुआ हो वो कभी लॉस के लिए काम नहीं करता, वो मुल्क के लिए काम नहीं करेगा, वो अपने अपने मकसद के लिए काम करेगा। हमें इस मुल्क का नाम को सलामत रखना है और अच्छे प्लेयरों को लेके आना है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। काफ़ी अरसे के बाद सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। अब्दुल रऊफ साहब भी अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, उनकी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। और अब प्रोग्राम में बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की माजी की तारीख सिर्फ इनामात, तमगात और ट्रॉफ़ियों से भरी पड़ी है, लेकिन पिछले 3 दिहाइयों से पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी ज़वाल और ज़वाल का ही शिकार है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जिसको ना सिर्फ माजी में तारीख के उन अहम तरीन खिलाड़ियों ने सुरखरू किया जिनका आज भी जिक्र किया जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी और हॉकी फेडरेशन इस वक्त 2 धड़ों में जहाँ तकसीम हो गई है, तो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मुबैना तौर पर 2 सदर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ 2 सेलेक्टर्स जो हैं, सेक्रेटरीज़, वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई सेलेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ कई कोचेस दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान
की जो हॉकी की टीम है वो भी 2 हॉकी की टीम्स बन चुकी हैं। एक हॉकी की टीम जिसकी बाकायदा तैयारियां इस्लामाबाद में हो रही हैं, तो दूसरी हॉकी की टीम की तैयारियां कराची में हो रही है। तमाम तर तफसीलात पर आज के प्रोग्राम में बात करें। बिलखुसूस अगर बात की जाए जो कराची में लोग सरगर्म हैं, काम कर रहे हैं कौमी खेल की बेहतरी के लिए, उनकी जो हॉकी की टीम है उसमें इस वक्त बतौर जो है हेड कोच के तौर पर खिदमत सरअंजाम देंगे शहनाज शेख साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कोचिंग पैनल का हिस्सा होंगे अयाज महमूद साहब ओलंपियन, इसके साथ साथ वसीम फ़िरोज़ साहब ओलंपियन, इसके साथ साथ रेहान भट्ट साहब और मोहम्मद सकलैन भी हिस्सा हैं। और आप जानते हैं कि शैला रज़ा साहिबा जो हैं वो देख रही हैं बतौर सदर इस तमाम मैनेजमेंट को, और हैदर हुसैन साहब जो सेक्रेटरी के तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और उनकी जो है टीम इस वक्त काम करी है कराची में और बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग सेशन का भी आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं एक ग्रुप काम कर रहा है बुख्ती साहब की सरबराही में, और जिसमें हम देख रहे हैं कि उनका मानना है कि राना मुजाहिद साहब जो हैं वो उनके साथ जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि जो ऑफिशियल्स उनमें काम कर रहे हैं उनमें हेड कोच जो हैं वो ऑटमन्स हैं, इसके अलावा असिस्टेंट कोच जो हैं शेख उस्मान हैं, जीशान अशरफ हैं, आसिफ अहमद ख़ान हैं और गोल कीपर जो हैं गुलाम जेलानी हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो है तफसीलात सामने आएंगी। दोनों तरफ की जो मालूमात थी हमने चाहा सबसे पहले आपको आगे फराम करें। इसके अलावा अगर बात की जाए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान की हॉकी का एक मारूफ नाम, और अपनी कम उम्र में इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो इन्होंने कई अहम जो हैं मकामात पर पाकिस्तान को तमगाज जिताए, ट्रॉफ़ीज़ जिताने में अहम किरदार अदा किया जनाब ओलंपियन अयाज महमूद साहब, और इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ बतौर कोच जो है अपनी खिदमत सरअंजाम देंगे। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अयाज महमूद साहब। सर इसी हवाले से बात कर रहा था अयाज महमूद साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे तो मुझे काइंडली इस हवाले से बताइएगा क्या समझते हैं, बाकायदा आप लोग काम कर रहे हैं इस हवाले से। ज़रा बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी 2 खिलाड़ी जो हैं वो बाहर लीग्स खेलने गए हैं, अहमद नदीम और गजनफर अली। इसके अलावा आपके पास पूरा स्क्वाड मौजूद है, पूरे जो तमाम खिलाड़ी हैं पोल के वही मौजूद हैं। क्या समझते हैं, तैयारी बेहतर है आप लोगों की? बिल्कुल, आज हमारा फर्स्ट सेशन सुबह मॉर्निंग में हुआ है और अभी ये सेकंड सेशन इस वक्त हमारा चल रहा है। जो शाम को हम इवनिंग ट्रेनिंग करते हैं वो कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन इस वक्त मौजूद जो है 37 लड़के मौजूद हैं और स्पिरिट्स आए हैं लड़कों की जो हमारी एक रिक्वायरमेंट भी है। तो हम माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। अजलान शाह की सुबह जो है हमने इंडिविजुअल की है, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी थी और इंडिविजुअल ड्रिल्स भी थी, वो हमने की हैं, जिसके अंदर हमारे साथ सेक्रेटरी हैदर हुसैन भी मौजूद थे, नासिर अली भी थे, और उसके बाद हमारे साथ जो कोचेस जो मेरे साथ एड अप हुए हैं, मैं हेड कोच हूँ, रेहान भट्ट और सकलैन, अब्दुल गफूर, इमरान भट्ट और दिलावर। अच्छा, ये मुझे काइंडली अयाज साहब काइंडली बताइएगा, क्योंकि इस वक्त सुबह से हम देख रहे हैं मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं शहनाज शेख साहब भी ज्वाइन करेंगे एज अ हेड कोच, वो लीड करेंगे, तो ये उनका मैं थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दे दूं, वो हेड कोच नहीं है, वो कैंप कमांडेंट आएंगे। अच्छा, हेड कोच मैं हूँ, ठीक है जी। जी। अच्छा हुआ आपने सवाल से आया किया। सुबह से मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि शहनाज शेख साहब जो है हेड कोच के तौर पर लीड करेंगे और फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हेड कोच नहीं है, वो कैंप कमांडेंट है और वो एज ए कैंप कमांडर सिर्फ ऑफिशियल चीजों को देखेंगे, बाकी ग्राउंड के अंदर जितना काम होगा वो मैं और मेरे कोचेस देखेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर तवक्कुफ कीजिएगा अयाज साहब, हमें वसीम फ़िरोज़ साहब ने भी ज्वाइन किया है और वसीम फ़िरोज़ साहब के हवाले से बात की जाए वो सिलेक्शन पैनल का भी हिस्सा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त कई जो है कन्फ्यूजन हम सामने देख रहे हैं, तो बताया जा रहा था कि इनका नाम भी कोचिंग पैनल में है, तो इनसे भी सवाल से गुफ्तगू करते हैं। वसीम साहब क्या देख रहे हैं, बाकायदा आपने माजी में भी पाकिस्तान टीम का इंतखाब किया है, इस वक्त भी आप इंतखाब कर चुके हैं, क्या समझते हैं जो नौजवान सलाहियतमंद हैं ये वहाँ जाकर अजलान शाह में शानदार परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, हमेशा से बच्चे भी हक की जंग लड़ते आए और हम भी उनका साथ देते आए। नौजवान नस्ल है और आगे इनसे बड़ी उम्मीदें वापस आए हमें, क्योंकि जो हमारे कैंप कमांडेंट है अयाज महमूद, आपको पता है हमेशा से उनने हमेशा से बच्चों को सिखाया है। हम भी, मेरे भी उस्ताद रहे, मुझे मैं उनके साथ पास में खेला, तो क्योंकि मैं जूनियर था तो मैं जब आया तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये उस्ताद होते हैं ना, ये नहीं मिलते ऐसे लोग जो कि बेगर्ज होते हैं, बेगर्ज हैं, इनका कोई गर्ज नहीं है। इनका गर्ज यही है कि हॉकी पाकिस्तान की जीते, जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की वही खिदमत
बच्चे भी करें और आके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा साइन क्या होगा कि इतने अच्छे हमारे पास उस्ताद जैसे और अच्छे से कैंप कमांडर लोग बच्चों के लिए हक पे लड़ते आए और हॉकी टीम को जिंदा करें। तो अगर 5 साल के लिए अगर इनको छोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान टीम को दे दिया जाता है, तो मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम अपना खोया हुआ मुकाम लेके आ जाएगी और बिग स्टैंड पे इंशाल्लाह आ जाएगी और रैंकिंग भी आपकी बहाल हो जाएगी। अच्छा, ये एक अहम नुक्ता अयाज साहब पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसके बाद मैं वसीम फिरोज साहब से भी मौक़िफ़ जानूँगा। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, आप लोगों की एक जो मेहनत है, काविश है, वो तो रंग लाएगी मलेशिया में, अजलान शाह में, लेकिन एक और मुश्किलात का आप लोगों को यहाँ भी सामना करना पड़ रहा है। अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा हम देख रहे हैं चीज़ें सामने आ रही हैं, एक और गिरोह जो है वो मुतारिफ हुआ है, वो भी काम कर रहा है। तो क्या समझते हैं लीगली कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी टीम जो है आगे जाकर एक्सप्रेस करेगी? देखें, जो ऑथेंटिसिटी है और जो मेल्स ईमेल्स एक्सचेंज हो रही हैं मतलब जो आपके पास अजलान शाह के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी और लोकल फेडरेशन जो हमारी PHF है वो हैदर हुसैन से हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, उन्होंने सारी चीजें, कॉरेस्पॉन्डेंस हैदर हुसैन के साथ हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि दूसरे लोग जो हैं वो क्यों उसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो यही लोग हैं जो पिछले काफी सालों से पाकिस्तान हॉकी के साथ अटैच्ड हैं और जो हमारा रिजल्ट जो है वो हम 18वें नंबर पे ऐसे तो नहीं चले गए ना। ये वही लोग हैं जो हमेशा हर लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो ये हैदर हुसैन अच्छा काम कर रहे हैं, इसको करने दें और रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतर होंगे। और ओवरनाइट तो कोई भी चीज सही नहीं होती, इसके अंदर मेहनत हम कर रहे हैं और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिएगा कि रिजल्ट जो हैं वो बेहतर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आएगी सारी चीजों में जब सारी चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वसीम साहब, आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है इससे मुताल्लिक? एक जानिब हम देख रहे हैं आप लोगों का कोचिंग पैनल मौजूद है, आप लोगों का कोचिंग पैनल काम कर रहा है। चूंकि ऐसी बात है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, उनका अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है कि जो लोग इस बात को खराब कर रहे हैं और इस चीज को जो है मतलब इन लोगों के पास सब कुछ आ चुका है और सब कुछ ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब इनके पास सिर्फ बातों के अलावा कोई काम नहीं रह गया है कि हॉकी टीम को खराब करें। हमको अपना घर बार छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के और हॉकी के लिए आज भी जो है वो जिंदा है कि हॉकी को हमने अच्छा करना है और उस पोजीशन पे लेके आना है जिस जमाने में हमारे ओलंपियंस ने हमें टाइटल दिए या हमें टाइटल दिए। तो ये जो जितनी जो बातें हो रही हैं और गैर आईनी, मैं कहता हूँ कि जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है वो आपके सामने कॉमन इजलास के अंदर आपको शलाला को हमने सदर बनाया, सेक्रेटरी हैदर हुसैन जो कि कोर्ट की तरफ से जो है उनको स्टे दिया था, वो अभी भी सेक्रेटरी हैं। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट हुई है इंटरनेशनल हॉकी, एशियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से, वो हैदर को मेले आई है कि भाई अपनी टीम भेजें आप, और टीम हमारी यहाँ आ गई है, लड़के भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं भी ये भी ग्राउंड पे ही हूँ और बच्चे सारे मतलब 40 बच्चे ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और ये सेशन चल रहा है इस वक्त। तो हम इंशाल्लाह टीम को लेके जाएंगे, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी पाकिस्तान को, नेशन को देखना है, अपनी कौम को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, उनके लिए हम हाजिर हैं और आज ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। और हमारे कोचेस जो कि सीनियर, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है यार महमूद, वो टीम को रन कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जाएंगे वहाँ पोजीशन लेके आएंगे इंशाल्लाह और आपको चेंज मिलेगी। मगर फिर वही बात कि उन्होंने खुद कहा कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, टाइम दरकार है। मैंने कहा 4 से 5 साल इनको टीम दे दें, उसके बाद आपने रिजल्ट ना मिले तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो बात करनी है मुझसे करिएगा आप। 5 साल में बच्चों को कॉन्फिडेंस ना टूटे उनका। दूसरा कोच आता है अपनी पोजीशन अपने मनमानी लड़के रखता है, तीसरा आता है अपनी मनमानी रखता है। एक कोच के हाथ में टीम दे, ना जीते तो मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा ना जीते। बिल्कुल भी ऐसी था, एक कोच 3 साल के लिए होता था कि ओलंपिक और वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है तो उसको टारगेट देते थे। तो ये टारगेट जो है इनको देना पड़ेगा हमें और देना है और आगे इंशाल्लाह सारी इंशाल्लाह आपकी जो हमारी उम्मीदें हैं कौम की कि भाई विकी स्टैंड पे इंशाल्लाह वो भी हम लेके आएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अयाज साहब, आपसे आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा, इसके बाद वसीम फिरोज साहब से भी जानने की कोशिश करूंगा। मुझे काइंडली अयाज साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप लोग तो इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं, एक जानिब आप लोगों की भरपूर सेशन इस वक्त जारी है ट्रेनिंग का, दूसरी जानिब जो दूसरा ग्रुप है वो भी तैयारियां कर रहा है। इस बार ऐसा इत्तेफाक तो नहीं होगा, पहले हम देखते थे फंड्स के लिए भी जो है खिलाड़ी और मैनेजमेंट जो थी, फेडरेशन जो थी, वो काम करती हुई दिखाई देती थी। अब फंड्स का कोई इशू नहीं है, अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बासानी वहाँ पहुँच जाएगी, मलेशिया में इस इवेंट में इन एक्शन होगी। तो उन्होंने हमें बिल्कुल कंफर्म किया कि कोई ऐसे फंड्स के कोई इश्यूज नहीं होंगे, अगर होंगे तो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने उसको जो है यही हमें कहा है कि जी हम कोई भी लड़कों के लिए कोई इश्यूज नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने तो एक बड़ी खुशाइन बात की थी कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला मैं बच्चों के जो डेली वेजेस हैं वो भी मैं बढ़ाऊंगी और जो यूरोप टूर पे जाएंगे
उसको भी हम जो है एनहांस करेंगे। बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशाइन बात है। वसीम फिरोज साहब, इस वक्त कई खबरें गर्दिश कर रही हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि ऑटमन से खिदमात लेने के हवाले से कोशिश की जा रही थी राना मुजाहिद साहब और उनकी ग्रुप की जानिब से, लेकिन उन्होंने जो है इससे मुताल्लिक स्टेप डाउन किया। उन्होंने कहा कि मेरे माजी के जो पैसे बनते हैं वो पहले मुझे दे दिए जाएँ। तो इस खबर में कितनी हद तक सदाकत देख रहे हैं? क्या कुछ ऐसी भी बातें चल रही हैं? और इसके अलावा दूसरा ये भी मुझे काइंडली बताइएगा, एक जानिब जिस तरीके से यकीन दहानी की है शैला रज़ा साहिबा ने, क्या समझते हैं आप लोगों के पास तो फ़ंड पहले भी मौजूद थे, शैला रज़ा साहिबा जो है पहले भी फंड्स के हवाले से फ़ंड के उसूलों के लिए काम भी करती हुई दिखाई दे रही थी, जो दूसरा ग्रुप है क्या उनके पास भी फ़ंड मौजूद हैं? क्या उनके पास भी इतनी सलाहियत है कि वो जो टीम है उसको वहाँ बेच सकती है? अजलान शाह, कोई फाइनेंशियल इशूज़ का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा? भाई पहले ये पुराना हिसाब तो दे दें, जब ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे थे तब का हिसाब तो दें। कांग्रेस तो हिसाब मांगती है, आप ऑडिट मांगती है, पहले का तो ऑडिट दे दें। कौन देगा इनको फंड पहले बताएं। ये 10 करोड़ रुपए जो 10 करोड़ का जो आपको सालाना मिल रहा था जिन गवर्नमेंट से, शैला रज़ा ने अप्रूव करवाया था यहाँ से, वही तो मिल रहे थे जो टीम में जा रही थी, जो 4-5 टूरें करती थी अपना। अब अगर वो यहाँ से अगर उन्होंने बंद क्यों करवाया था कि भाई अब गलत लोगों के हाथों में जाएगा तो करप्शन हो जाएगी। और इन बच्चों की आप तो देख ले, आपके सामने मौजूद है कि बच्चों को डेली अलाउंस कम कर दिए, उनको जो है वो 20,000 कर दिए, उनके 20,000 कर दिए। कहाँ हैदर हुसैन ने $150 पे टीम खड़ी करती थी लाके, और पैसे बच्चों को मिले, हमें ना मिले। तो बच्चे अगर नहीं खेलेंगे तो जीत कैसे मिलेगी? बच्चा नहीं खेलेगा, कोच नहीं जीत सकता, उसके बाद फेडरेशन नहीं जीत सकती। बच्चा खेलेगा तो कोच भी जीतेगा, फेडरेशन भी जीतेगी। तो आपकी जब बच्चे आपका असासा है भाई, बच्चा असासा है, अगर उनको फंडिंग नहीं मिलेगी और पैसे खा जाओगे ऊपर से बच्चों के, तो फिर तो अल्लाह की मार पड़नी है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है क्लीन है, हमारा रिकॉर्ड 5 का उठा के देख लें, हमने कभी भी ना, हम जब सिलेक्टर थे तो इनके साथ हमने कोई भी, हम उसमें पेरोल पे नहीं थे इनके कि हमने इनसे पैसे मांगे हों। हम बोर्डिंग लॉजिंग होती थी, टिकट मिलता था, हम जाते थे सिलेक्ट करके आए। उस सिलेक्शन में भी ये धांधली करते थे कि हमारी बनाई हुई टीम को तोड़ के 4-5 बच्चे उसमें डाल दिया करते थे सिफारशी। तो वो गलत होता था कि भाई मैंने कहा था यार भाई से, कलीमुल्ला थे और मजदूर जुने मरूम, मैंने कहा था कि अगर हम जिस दिन हटेंगे ना 7 लोग, तो उस दिन ये अपना पूरी मनमानी करके हॉकी को जो तबाह कर देंगे। तो हमने अपनी जस्तजू रखी, अपने आप को वो बैलेंस रखा, और आज फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने वो काम शुरू कर दिया। तो आज हॉकी इस ध्यान में पहुंच गई है कि देखें, 2 दल बनाने का मतलब ये नहीं है, वो तो गैर आईनी है, वो तो है ही नहीं, आइन के खिलाफ है, वो सारे के सारे इनलीगल बैठे हुए वहां पे। ये हमने कांग्रेस का इजलास बिठा के और जिसे कहते हैं वोट लेके और शैला रज़ा को बनाया सेक्रेटरी। हैदर हुसैन है, फंडिंग में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये जो खबर वसीम साहब ये जो खबर गर्दिश कर रही है, ये जो खबर गर्दिश कर रही है ऑटमन से मुताल्लिक कि वो भी काम करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं जो माजी में जो उनकी खिदमात रही हैं उसका पहले हिसाब कर लें, इसके बाद वो सोचेंगे, तो ये खबर में भी सदाकत है? भाई 60 लाख रुपए ऑटमन के देने, मेरे ख्याल है किसी को भी नहीं पता। 60 लाख रुपए कहता है मेरे पहले तो बैलेंस दें आप अभी आपके पास फंडिंग भी कुछ नहीं है। आपके यहाँ जो है वो फेडरेशन का पता नहीं चल रहा कि कौन सी फेडरेशन नहीं है, तो मैं तो नहीं आता। शहबाज सीनियर ने बड़ी फोर्स की बुलाने के लिए, वही उनको लेके आना चाह रहा था कि वो कोच होता, और वो कोच होता ऑटमन और ये मैनेजर होते। तो बात ये कि वो पैसे का खुद पैसा लेना और उनमें से बच्चों का कट मारना, बच्चों के पैसों में से धांधलीबाजी करना जाती है यार। ये बच्चा कहाँ जाएगा? वैसी नौकरियां नहीं है बच्चों के पास। अगर हम नहीं खड़े होंगे एक ध्यान पे एक उस पे लाइन पे नहीं आएंगे, बर्बाद हो गई। हॉकी पे डॉग लगा दो, खत्म कर दो। आप इतनी अच्छी शैला रज़ा आई हैं, वो आपको लगी नहीं है कि भाई अच्छा करें। इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज महमूद साहब, साबिक ओलंपियन, और वसीम फिरोज 1994 में काफ़ी शानदार अंदाज से समर ओलंपियाड्स में अपनी खिदमात दी थी वसीम फिरोज साहब ने, वो भी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। दोनों का यही कहना था कि अब बेहतरी जो है वो जल्द अज जल्द आ जाएगी, लेकिन आपको जो तसल्ली और इत्मीनान भी रखना होगा, ये कहना था वसीम फिरोज साहब का। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।